Hello everyone, this is Sandeep Barela. Welcome back to my channel Physics Munitions. लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके थे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स से, राइट। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 HCV। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या है, ठीक है। What length of a copper wire of cross-sectional area this will be needed to prepare a resistance of 1 kilo ohm resistivity of copper is this। जो भी given data उसको लिखते चलते हैं हम लोग। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना गिवन है अपनों को? क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर। मींस अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.01 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, राइट। ये अपने पास में आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 1 किलो ओम। रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 1 किलो ओम। तो इसको ओम में कन्वर्ट करते हैं तो कितना मिलेगा? 1 इंटू 10⁻³ ओम, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्या गिवन है अपनों को? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो कितना गिवन है अपनों को कॉपर की? ये 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, राइट। ये रेजिस्टिविटी गिवन है। तो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर। तो सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं लेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग जानते हैं सिंस R इक्वल्स रो एल बाय ए, राइट। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या लेंथ आ जाएगी? आर ए बाई रो। बस सिंपली अपने को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर एल इक्वल्स, आर की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10⁻³ ए कितना है? 0.01 इंटू 10⁻⁻⁶ होल डिवाइडेड बाय रो। रो कितना है? 1.7 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली हमने। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू अपने को कितनी मिलती है? 588.2 मीटर, राइट। और इसको लिखना चाहूँ तो 0.588 किलोमीटर, राइट। और नियरली अगर इक्वल लिखना चाहें हम लोग तो इसको लिख सकते हैं 0.6 किलोमीटर, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी आंसर करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में नई चीज नहीं थी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को हो सकता है क्लास में भी कराया गया हो। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है फ्रस्टम की, ठीक है। अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा। ये अपने पास में कोई कंडक्टर है, फ्रस्टम फॉर्म में है ये, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं इसे, ठीक है। ये सिचुएशन है, मान लीजिए ये कंडक्टर है और करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रही है इसमें, ऐसे, ठीक है। आई करंट ऐसे जा रही है, ओके। ये वाली रेडियस दे रखी है उन्होंने ए, और इधर वाली रेडियस उन्होंने दे रखी है बी। तो क्या कह रहे हैं कि लेंथ कंडक्टर की कितनी है? एल है, टोटल लेंथ है एल। और एक कंसिडरेशन वैलिड है यहाँ पर, दैट इज बी माइनस ए इज मच लेस देन एल, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी मटेरियल की कितनी है? रेजिस्टिविटी मान लीजिए रो है, गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा कंडक्टर का। अब देखो आप लोग ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली? रो एल बाई ए। तो वो एल पर भी डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है। और जो एल होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? क्या एल होता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। ध्यान से देखो तो इसमें एल भी चेंज हो रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें दो वेरिएबल है, हमारे लिए लेंथ भी चेंज हो रही है कंडक्टर की और उसके लिए एरिया भी चेंज हो रहा है, राइट। तो हम लोग क्या काम करते हैं इसमें, एक्स पे जा करके एक dx की थिकनेस की एक स्ट्रिप कंसीडर करो, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रिप ना बोल करके अगर मैं सही वर्ड यूज करूं तो ये एक डिस्क है इस टाइप की। आप समझ रहे हैं 3D में इमेजिनेशन। इसकी थिकनेस कितनी है? dx। और ये dx बहुत स्मॉल है, ठीक है। और जिसकी इस इंस्टेंट पर रेडियस मान लेते हैं y है। इस इंस्टेंट पर रेडियस कितना है? y, सही है, ठीक है।
तो मुझे चाहिए होगा y और x दोनों के दोनों वेरिएबल है, तो अगर डबल इंटीग्रेशन बनेगा, ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, सॉल्व तो कर सकते हैं, बट 12th लेवल पर वो चीजें नहीं होती हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या चाहेंगे, y और x में एक रिलेशन फाइंड करना, ताकि हम लोग इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकें। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो, और ये एंगल अगर थीटा बोलूं, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस वाले अगर छोटे वाले ट्राइंगल में मैं टेन थीटा लिखूं, देखो दूसरा तरीका भी हो सकता है, इस स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन लिख सकते हो आप यहाँ पर, मान करके कि इंटरसेप्ट ए का है, यहाँ पर बी का है, कैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा कंसीडर करूं, कौन से ट्राइंगल में, नाम दे देते चाहो तो, या जरूरत तो नहीं है, ओ ए बी सी और डी इसको बोल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी में टेन थीटा देखो, वैसे भी देख सकते हैं आप, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे, सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं हम लोग, चाहे जिससे चाहो उससे निकाल सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो लिख लेते चाहो तो, सिंस triangle OAB and triangle OCD are similar, अगर ये सिमिलर होंगे तो क्या मैं लिख सकता हूं L अपॉन, या फिर दिस डिस्टेंस X अपॉन L इक्वल्स दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, दैट इज ए बी कितनी है, ये टोटल देखो y है और ये है a, तो क्या ये हो गई y माइनस ए, राइट, डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये टोटल b है और ये है a, तो ये कितनी हो गई b माइनस ए। तो यहां से देखो y और x में अपनों को एक रिलेशन पता चल गया, क्या मिला देखो रिलेशन, b minus a into L multiplied by x equals y minus a, which implies y equals b minus a divided by L into x plus a, ठीक है, ये मिल गया मुझे रिलेशन यहाँ से। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंशिएट क्यों किया है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स अगर कैलकुलेट करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं b माइनस ए बाई एल इंटू डी एक्स, इसका तो जीरो हो जाएगा, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब देखो जरा, ये जो हमने डिस्क कंसीडर की है, ये डिस्क, इसका स्मॉल डिस्क का हम लोग स्मॉल रेजिस्टेंस डी आर क्या नहीं लिख सकते, आंसर इज यस, लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी कितनी है, रो एल कितना होगा इसका, एल होता है करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में कितनी थिकनेस ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज डी एक्स, रो एल अपॉन ए। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर लेकिन कितना है रेडियस इसका इस इंस्टेंट पर, वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें dx आ रहा है इसलिए मैंने इसको चेंज किया था, ठीक है। यूजिंग वन, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, यूजिंग 1 इंटू 2, देखो क्या मिलेगा अपने को, dr इक्वल्स रो इंटू dx की वैल्यू उठा करके सब्सटीट्यूट करो, l अपॉन b माइनस ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय l अपॉन b माइनस ए आ गया, मल्टीप्लाइड बाय dy ओवर पाई बाई। अब देखो ये सिंगल वेरिएबल का इंटीग्रल बन गया हमारा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग, क्योंकि यहाँ पर y वेरिएबल है और ये dy आ गया, ठीक है। तो ये फायदा हो गया हम लोगों को यहाँ पर एक रिलेशन लिखने से, ठीक है। तो आइए देखिए जरा, तो dr कितना लिखा जाएगा, dr लिखा जाएगा रो एल अपॉन पाई टाइम्स b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई डी वाई ओवर वाई, राइट। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेते हैं, बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर लो, ये तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा। लिमिट्स कहां से कहां तक लगेंगी, लिमिट्स को देखिए आइए, ये y है ना, तो y की लिमिट्स लगनी चाहिए, कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं y वेरी कर रहा है a से लेकर के b तक, तो a टू b, ठीक है। और सिंपली इसको इंटीग्रेट करना और हमारा आंसर अपनों को मिल जाएगा। आओ देखो जरा क्या मिलेगा इसमें, आइए देखो जरा, dr का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, r टोटल रेजिस्टेंस आ गया, रो एल अपॉन पाई b माइनस ए
मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/y² का इंटीग्रेशन, क्या माइनस का 1/y, और लिमिट्स कहां से कहां तक, a टू b। ठीक है, सारी वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते आइए, क्या मिलेगा देखो जरा, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर दिख नहीं रहा है, राइट, a टू b। सारी वैल्यूज को अगर हम लोग रखेंगे तो r की वैल्यू कितनी मिलेगी, रो एल अपॉन पाई टाइम्स b माइनस ए। हम माइनस साइन को एडजस्ट करना है तो पहले लोअर लिमिट को रख दो, 1/a माइनस 1/b, राइट। तो कितना मिला, रो एल अपॉन पाई टाइम्स b माइनस ए, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा ए बी, और ऊपर मिलेगा b माइनस ए, राइट। तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल आउट, b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल आउट, तो अपनों को क्या मिला देखो, रो एल अपॉन y times AB. This is the resistance of this given conductor, or we can say of this frustum. ठीक है, तो ये एक अच्छा डेरिवेशन था बेसिकली अपने लिए, एक अच्छी प्रॉब्लम थी, हालांकि हो सकता है आपको क्लास में भी कराई गई हो, जैसा मैंने पहले भी बोला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11 HCB। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 mm, जो गिवन है वो सारी चीजें लिखते जाते हैं। रेडियस कितना गिवन है, 0.1 mm, क्या इसका मतलब 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, राइट, क्लियर है। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, तो रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, 1 इंटू 10⁻³ ओम्स। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, is connected across the power supply of 20 volt, वोल्टेज कितना दे दिया अपने को, 20 वोल्ट। ओके, तो क्या कह रहे हैं हमसे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट वन एंड। पार्ट ए ये पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब निकाल पाएंगे जब अपनों को टोटल चार्ज पता होगा, Q इज इक्वल टू एन से, राइट। और चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका, करंट अपनों को पता होनी चाहिए, तो करंट निकाल सकता हूं मैं, करंट क्या होगी, V बाई आर, राइट। तो V बाई आर से करंट निकाल लो, ये आ गया 20 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 10⁻3, तो ये आ गया 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर, राइट। करंट इतना पता चल गई, करंट पता चल गई तो इसी को क्या लिख लेते हैं, Q बाई टी, तो ये कितना जाएगा 20 इंटू 10⁻³ राइट। तो चार्ज कितना पता चल जाएगा, चार्ज अपने को पता चला 21 सेकेंड में इंटू 10⁻³, चलो Q बाई टी ही रहने दो इसको, और Q को क्या लिख सकते हैं हम लोग, NE डिवाइडेड बाई टी, राइट। तो हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है N कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आ जाओ जरा, Q की वैल्यू कितनी है अपनी, तो यहाँ से देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पर सेकंड पूछा है ना अपनों से, तो t की वैल्यू 1 सेकंड रख दो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 20 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाय t की वैल्यू 1 रख दो, तो इधर 1 सेकंड आ जाएगा, तो ठीक है, इसको तो जाने दो, ये 1 सेकंड हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 सेकंड। ठीक है, तो n डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, e, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स हैं, बेसिकली जो ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने आ जाएंगे, देखो जरा, यहाँ से अगर मैं लिखूं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इक्वल्स, इसको जब सॉल्व करते हैं तो मिलता है अपने को 1.25 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हुए, ट्रांसफर हुए। ठीक है, एक सेकेंड, है ना। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट बी में क्या कह रहा है, राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर। पार्ट बी, करंट डेंसिटी बतानी है अपनों को। करंट डेंसिटी हम लोग जानते हैं क्या होती है, देखो सिंपली करंट डेंसिटी J से डिनोट करते हैं हम इसको, क्या J इक्वल्स होता है I बाई, जहां पर I होते हैं करंट और A क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, मतलब परपेंडिकुलर एरिया होता है अपना। ठीक है, तो I की वैल्यू अपने को पता है, तो J इक्वल्स I कितना है अपने पास में, अभी अभी कैलकुलेट किया था, 20 इंटू 10⁻³
डिवाइडेड बाई एरिया कितना है, एरिया को लिखना पड़ेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर कितना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ आई ओवर पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है, थ्री, सॉरी पाई की वैल्यू रख लो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 0.1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। राइट, क्लियर है ये बात। जब सारी वैल्यूज को इवेल्युएट करेंगे तो जे की जो वैल्यू आती है, जे करंट डेंसिटी है, राइट, तो जे की वैल्यू आएगी 6.37 इंटू 10⁻5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पार्ट बी का। ये पार्ट ए का है और ये पार्ट बी का आंसर है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, कोई इशू वाली बात नहीं है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 HCV। आइए देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो जो गिवन है वो लिखते चलते हैं। एरिया कितना गिवन है, 2 mm स्क्वायर। तो इसको मीटर में अगर हम लोग चेंज करें तो कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। राइट, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया। और क्या गिवन है, कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, मतलब करंट की वैल्यू कितना गिवन है, 1 एम्पियर गिवन है। गुड, ओके। तो रेजिस्टिविटी कितना गिवन है, और कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। राइट, ये सिचुएशन सारी की सारी गिवन है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इजी है, कोई इशू वाली बात नहीं है, जो जो डेटा गिवन है उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर इज यस। क्यों करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ओम्स लॉ की एक फॉर्म हम लोग जानते हैं J इक्वल सिग्मा ए, उसको यूज में लेने वाला हूँ। राइट, तो करंट डेंसिटी J कितना लिखा जाएगा, क्या करंट डेंसिटी J लिखा जाएगा I बाई ए। आई कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ए कितना है अपना, सॉरी ये तो आई नहीं है, ये ए था ना। तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसकी वैल्यू अपनी जे इक्वल्स आई बाई ए हमने किया। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपनों को पता चल गया करंट डेंसिटी। ऑल्सो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ की जो माइक्रोस्कोपिक की दूसरी फॉर्म होती है वो क्या कहती है, जे इक्वल्स सिग्मा ई। ये तो कहती है, जहां पर सी क्या, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होती है कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब किसके इक्वल होती है, कंडक्टिविटी होती है रजिस्टिविटी का रिवर्स। तो 1/रो। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट रो जे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, यही हमसे पूछा गया था, रो कितना है देखो, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 और जे हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.5 इंटू 10⁻6। तो यहाँ से ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अपनी, 0.0085 वोल्ट पर मीटर। या फिर इसको अगर कन्वर्ट करना है मिली वोल्ट में तो हम लोग लिख सकते हैं, और E इक्वल्स कितना लिखेंगे मिली वोल्ट में, 8.5, 8.5 मिली वोल्ट। पूरा मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये मीटर और ये मिली, मिली समझ रहे हैं ना आप लोग, मीटर, ये मिली है ये मीटर है। ठीक है, हाँ, हमारा ये भी आंसर चलेगा, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 HCV। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अ वायर हैज अ लेंथ ऑफ 2 मीटर, जो जो गिवन है वो लिखते चलते हैं, लेंथ कितना है 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, रेजिस्टेंस कितना गिवन है 5 ओम, करेक्ट है। ठीक है, find the electric field existing inside the wire if it carries a current of 10 एम्पियर। करंट कितना गिवन है,
10 एम्पियर। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? सिंपली सिंस वी नो दैट V इक्वल्स आई आर, तो यहाँ से पोटेंशियल कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 10 इंटू 5 दैट इज 50 वोल्ट। जैसे अपने को ये पता चला तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जानते हैं हम लोग, V बाई एल होता है, राइट। तो V कितना है 50, L कितना है अपना 2, तो आंसर कितना आया 25 वोल्ट पर मीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 HCV। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि the resistance of an iron wire and a copper wire at 20 degree centigrade are 3.9 ohm and 4.1 ohm respectively at 20 degree centigrade। at 20 degree centigrade क्या क्या गिवन अपनों को, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वो कितना है अपना, वो गिवन अपनों को 3.9 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर वो कितना गिवन है 4.1 ओम, ठीक है। ये गिवन है हम लोगों को। तो क्या कह रहे हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल, रेजिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए किस टेम्परेचर पर। गिवन क्या क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर आयरन इज 5 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनों को अल्फा फॉर Fe कितना गिवन है, ये गिवन है 5 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। और अल्फा फॉर कॉपर कितना गिवन है, ये अपना 4 इंटू 10⁻³ पर केल्विन, ठीक है। ये सिनारियो अपनों को गिवन है। उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, क्या बोला, क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम क्या चीज है कि आर फाइनल जो होगा कॉपर के लिए या इसके आयरन के लिए, वो आर फाइनल कॉपर के लिए इक्वल होगा, ये बोला। आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन होता है वो कैसे होता है, आर फाइनल अगर मैं Fe के लिए लिखूं उसी फॉर्मूले को लेकर के, तो वो कितना लिखा जाएगा, क्या वो लिखा जाएगा आर फाइनल इक्वल्स आर इनिशियल, जो कि ये रहा आर Fe, ठीक है। आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा Fe इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ऑल्सो आर फाइनल फॉर कॉपर जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, आर इनिशियल फॉर कॉपर 1 प्लस अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा, राइट। बट अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो क्या इन दोनों के आरएचएस भी आपस में इक्वल होने चाहिए, विच मीन्स सिंपली हम लोग देख सकते हैं क्या मिलेगा, देखो आप लोगों को सिंपली अगर लिखा जाए, हाँ, अगर हम लोग लिखें इसको तो क्या लिखा जाएगा, आर एफ ई 1 प्लस अल्फा Fe इंटू डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू आर कॉपर 1 प्लस अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी, राइट। ये बात है, आपको समझ में आती है। दोनों को क्या किया, आपस में इक्वल किया, तो इनकी आरएचएस भी क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए, राइट। क्लियर है। तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं आप लोग, या फिर पहले एक काम करते हैं हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, आर एफ ई प्लस अल्फा एफ ई आर एफ ई डेल्टा टी इक्वल्स आर कॉपर प्लस आर कॉपर अल्फा कॉपर डेल्टा टी, राइट। डेल्टा टी वाले एक तरफ ले जाओ, क्या मिलेगा देखो जरा, आर एफ ई सॉरी माइनस आर कॉपर इक्वल्स, इसको उठा करके उधर ले जाओ, क्या डेल्टा टी कॉमन आ गया, तो आर कॉपर अल्फा कॉपर माइनस आर एफ ई अल्फा एफ ई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां से डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
क्या डेल्टा टी आपको नहीं लगता आर एफ ई माइनस आर कॉपर डिवाइडेड बाय आर कॉपर अल्फा कॉपर माइनस आर आयरन अल्फा आयरन, राइट? समझ में आया? सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाओ। डेल्टा टी इक्वल्स कितना मिलेगा, आर एफ ई कितना है देखो 3.9 माइनस आर कॉपर कितना है 4.1 डिवाइडेड बाय आर कॉपर कितना है 4.1, अल्फा कॉपर कितना है 4 इंटू 10⁻³ माइनस आर एफ ई कितना है 3.9 इंटू 10⁻, सॉरी अल्फा एफ ई कितना है 5 इंटू 10⁻⁻3, राइट? ये आ गया अपने पास में। तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू जो आएगी इवेलुएट होकर के, वो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी इक्वल 64.5। बट डेल्टा टी होता क्या है, डेल्टा टी होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल 64.5। अच्छा टी इनिशियल हमको चाहिए था टी फाइनल, तो 64.5 प्लस टी इनिशियल। टी इनिशियल कितना है, क्या यही तो टी इनिशियल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? तो टी फाइनल कितना आ गया अपना, therefore t final answer is 64.5 plus 20 is 84.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको क्लैरिटी है कि क्वेश्चन किस तरीके से करना था, ओके? नाउ द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 HCV। आइए देखते हैं। The current in a conductor and the potential difference across its ends are measured by an ammeter and a voltmeter. The meter draws negligible currents. Okay, the ammeter is accurate but the voltmeter has a zero error. ओके पहली चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जीरो एरर क्या होती है। इन्होंने ब्रैकेट में लिखा भी है दैट इज इट डज नॉट रीड जीरो व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। इसका मीनिंग क्या हुआ कहने का, जीरो एरर का मतलब क्या होता है, जीरो एरर का मीनिंग ये है कि बेसिकली अगर हम लोग उससे कोई भी मेजरमेंट नहीं भी कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से, तो उसकी जो निडल होनी चाहिए वो जीरो पर शो करनी चाहिए, राइट? क्योंकि अगर कोई भी मेजरमेंट नहीं किया है तो उसकी निडल क्या होनी चाहिए, उसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए, जीरो। बट वो जीरो ना होकर के ऑलरेडी क्या है, कुछ है पहले से, तो इसका मतलब उसको बोला जाता है जीरो एरर, ठीक है? तो वो यही बोला कि अमीटर में कोई जीरो एरर नहीं है बट वोल्ट मीटर में जीरो एरर है, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं ये, calculate the zero error if the readings for two different conditions are this, ठीक है? तो जीरो एरर ही हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए। कंडीशंस क्या क्या गिवन है देखो, अगर मैं पहले ऑब्जर्वेशन को बोलूं, मैं वन ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन वन, ऑब्जर्वेशन वन, तो ऑब्जर्वेशन वन के करस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास में I1 करंट है वो कितनी है अपनी, I1 करंट है 1.75 एम्पियर, करेक्ट है, ठीक है? उसके करस्पॉन्डिंगली वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है, वोल्टमीटर की रीडिंग है मान लीजिए, मान के लीजिए मतलब गिवन अपने को 14.4 एम्पियर, सॉरी वोल्ट। हम लोग मान लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंगली जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा अपना, R1 आता है, ठीक है? सिमिलरली ऑब्जर्वेशन अगर टू देखें हम लोग, ऑब्जर्वेशन सेकेंड, तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो करंट है वो कितनी है अपनी, मान लीजिए कितनी गिवन है अपनों को 2.75, ठीक है? 2.75 एम्पियर। और जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो कितनी गिवन है अपनों को 22.4 वोल्ट। और इसके करस्पॉन्डिंगली हम लोग मान रहे हैं कि रेजिस्टेंस वो है R2 है। एक चीज बताइए मुझे, अच्छा R1 कितना लिख सकता हूं मैं, क्या R1 लिखा जाएगा V1/I1 और R2 कितना लिखा जाएगा V2/I2, ठीक है ना? V2 मतलब जीरो एरर के साथ में इसमें, तो मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है? I1, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय I2, राइट? यही रहना चाहिए, ठीक है?
अब सोच करके बताओ कि अगर फिलामेंट एक ही है, वायर एक ही है, तो क्या उसका रेजिस्टेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि करंट उसमें कितनी जा रही है, वोल्टेज कितना लगा रखा है उसके अक्रॉस? वो उस बात पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, राइट? तो सिंस R is the property of material, तो इसका मतलब क्या होगा? विच इंप्लाइज R1 इक्वल्स क्या होना चाहिए? R2 होना चाहिए, राइट? अब हम लोग मान लेते हैं कि जीरो एरर जो है उसके करस्पॉन्डिंगली जो रीडिंग आ रही है, लेट जीरो एरर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वो मान लीजिए कितनी है? V वोल्ट है, ठीक है? सो R1 इक्वल्स अगर हम लोग R2 कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना लिखा जाएगा? क्या इनिशियली था 14.4 माइनस V, जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई R1 I1 सॉरी 1.75 इक्वल होना चाहिए 22.4 माइनस V डिवाइडेड बाय I2 कितना है अपना? I2 की वैल्यू 2.75, राइट? सिंपली इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए देखिए क्या मिलेगा। 14.4 माइनस V मल्टीप्लाइड बाई 2.75 इक्वल्स 22.4 माइनस V मल्टीप्लाइड बाई 1.7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है? अब जब इसको, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, जो भी करना है कर सकते हैं हम लोग। इसको जब रीअरेंज करेंगे तो V की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.4 वोल्ट। हमसे यही पूछा गया था कि जीरो एरर कितनी होगी, मतलब वो रीडिंग कितनी होगी जीरो एरर की। तो इसका मतलब जब कोई भी मेजरमेंट हम नहीं कर रहे हैं तब भी अपना जो पोटेंशियल मीटर बोल रहा हूँ, जो वोल्ट मीटर है वो कितना शो कर रहा है अपने को रीडिंग? 0.4 वोल्ट। तो यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लैरिटी होगी आप लोगों को इस क्वेश्चन में भी, और जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स अपनों ने किए हैं उनमें भी आपको प्रॉब्लम कुछ आई नहीं होगी, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ में। तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर।